नमस्कार स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम इस सेशन में बात करेंगे क्लोज टेस्ट पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। और इन क्लोज टेस्ट को हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम 50 तक के क्वेश्चन जो कि क्लोज टेस्ट से रिलेटेड है और एसएससी की किरण पब्लिकेशन की 2023 एडिशन में दिए हुए हैं पर बात कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम 51वें क्वेश्चन से करेंगे। क्लोज टेस्ट के 51वें क्वेश्चन से आपके सामने एक पैराग्राफ जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये वो आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें ब्लैंक्स को छोड़ा गया है जिनको फिल करना है आपको यहाँ पर दिए हुए किसी एक सुटेबल ऑप्शन से जो कि इस कंटेक्स्ट में मीनिंगफुल हो। तो आपको अपनी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करके इस कॉम्प्रिहेंशन को या इस पैराग्राफ को 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तरीका हमारा वही है कि हम पढ़ते जाएंगे, कंटेक्स्ट को समझेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड ऑप्शन में से मीनिंगफुल हो सकता है, ग्रामेटिकली सही हो सकता है और मीनिंगफुल भी हो सकता है। यानी कि सिंटैक्टिकली भी सही होना चाहिए और सिमेंटिकली यानी कि मीनिंगफुल भी सही होना चाहिए। आपके सामने लिखा हुआ है ब्रॉडली स्पीकिंग लेटर्स में बी सैड टू। अभी देखिए 51 यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा गया, उसके बाद इनटू टू क्लासेस द फॉर्मल एंड फिर एक ब्लैंक छोड़ा गया है। पहले इसी लाइन को देख लेते हैं। देखिए ब्रॉडली स्पीकिंग तो एक फ्रेज हो गई, लेटर्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, मे हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ये प्रेडिकेट लिखा हुआ है। मे बी सैड टू, यहाँ पर क्या आना चाहिए? देखिए टू यहाँ पर लगा हुआ है, टू प्लस V1 होना चाहिए, यानी कि एक इन्फिनेटिव यहाँ पर लग रहा है। और इन्फिनेटिव में जो भी वर्ब होती है वो बेस फॉर्म में होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सारी की सारी वर्ब आपको फर्स्ट फॉर्म में दिखी गई है। तो सिंटैक्टिकली तो हम देखेंगे तो यहाँ पर सिमिलैरिटी हो रही है, लेकिन मीनिंग हम अगर प्रत्येक वर्ब का जानते हैं तो हम मीनिंग के हिसाब से वहाँ पर लगा पाएंगे। देखिए फॉल का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। फॉल का यहाँ पर दूसरे वर्ड पर चल देते हैं। फॉल के एक से ज़्यादा मीनिंग है। पहला मीनिंग तो यही हो गया इसका, टू सडनली गो डाउन टू द ग्राउंड, यानी कि गिरना। फॉल का मतलब गिरना या सडनली गो डाउन टू द ग्राउंड। एक मीनिंग तो ये हो गया इसका। एक दूसरा मीनिंग है इसका, टू रिड्यूस इन साइज, अमाउंट और स्ट्रेंथ। अगर किसी भी चीज़ की साइज में, उसकी अमाउंट में, उसकी स्ट्रेंथ में कमी आती है तो हम उसको भी गिरना ही कहते हैं, फॉल कहते हैं। ठीक है। तीसरा एक मीनिंग और होता है इसका, वो होता है टू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास और कैटेगरी। ठीक है, किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक क्लास, ग्रुप या कैटेगरी से बिलोंग करना, रिलेट करना। तो अगर इस मीनिंग के हिसाब से देखें तो यही मीनिंग सही हो रहा है। बाकी भी देख लेते हैं। देखिए राइज का मतलब होता है टू वेकअप। टू वेकअप इसका एक मीनिंग होता है, या फिर एक मीनिंग हो जाता है इसका टू इंक्रीज। क्या ये मीनिंग यहां पर सुटेबल है? लेटर्स में बी सेड टू राइज इनटू, नहीं, फॉल इनटू सही हो रहा है। फॉल इनटू का मतलब हो जाएगा टू बिलोंग इनटू टू क्लासेस। ठीक है, मे बी सेड टू फॉल इनटू टू क्लासेस मतलब टू बिलोंग टू टू क्लासेस। तो ये मीनिंग बिल्कुल सही हो रहा है। बाकी ऑप्शन भी हमारा धर्म बनता है चेक करना। तो एस्केप का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। एस्केप का मीनिंग होता है टू फ्री फ्रॉम समथिंग, टू फ्री फ्रॉम समथिंग। और ये समथिंग का मतलब कोई जेल या कोई प्रिजन वगैरह होती है। जेल, प्रिजन या कोई केज, पिंजरा वगैरह से फ्री हो जाना, उसका मतलब होता है एस्केप। डिस्क्राइब का मतलब होता है टू से और राइट अबाउट समथिंग इन डिटेल। किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में कुछ कहना या लिखना, डिस्क्राइब करना ही होता है, वर्णन करना। तो मीनिंग के हिसाब से यहाँ पर आ जानी चाहिए फॉल। फॉल का मीनिंग है टू बिलोंग टू ए पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप। तो यहाँ पर टू फॉल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 51वें का हो जाएगा फर्स्ट। 52वें पे चल लेते हैं। मैं इसको ऐसे ही यहाँ पर करूँगा क्योंकि पूरा
फिर वो ऊपर वाला भी रेज हो जाता है। ये आ गया आपके सामने 52। चार ऑप्शन दिए हैं। देखिए, ब्रॉडली स्पीकिंग लेटर्स में बी सेड टू फॉल इनटू टू क्लासेस। अब इन टू क्लासेस के बारे में बताया गया है कॉमा लगा के। पहली क्लास तो हो गई फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिशियल, मैं आपको लिख देता हूं, फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिशियल, ठीक है। अब बाकी यहां पर दूसरी क्लास क्या होनी चाहिए भाई, लेटर्स में भी सेट टू फॉल इनटू टू क्लासेस, और पहली क्लास हो गई फॉर्मल, तो दूसरी क्लास क्या होनी चाहिए, अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मीनिंग पता है क्या आपको? अफेक्शन नाउन है और अफेक्शन का मतलब है अ फीलिंग ऑफ लव और लाइकनेस, ठीक है। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, अफेक्शन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ लाइकिंग और लविंग समवन। अफेक्शनेट अफेक्शन से ही बना है, अफेक्शनेट एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है शोइंग या हैविंग फीलिंग ऑफ लाइकिंग और लव, ठीक है। ये अफेक्शनेट का मतलब है। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले कैटेगरी के लेटर फॉर्मल हो गए और दूसरे अफेक्शनेट हो गए। जो ऐसी फीलिंग्स को रखने वाले या ऐसी फीलिंग को शो करने वाले लेटर होते हैं वो लव लेटर होते हैं, और सारे के सारे लव लेटर पर्सनल लेटर में आ जाते हैं। तो दूसरी कैटेगरी हमारे पास होनी चाहिए, एक तो फॉर्मल लेटर हो गए, फॉर्मल का मतलब ऑफिशियल लेटर, जो ऑफिशियल तरीके से लिखे जाते हैं। किसी डिपार्टमेंट को लिखना है, प्रिंसिपल सर को लिखना है, बचपन में लिखते थे, अब वो एप्लीकेशन होती थी, एप्लीकेशन भी एक टाइप का लेटर ही होता है। तो ये सारे के सारे या तो फॉर्मल ऑफिशियल लेटर होते हैं जो ऑफिशियल काम से लिखे जाते हैं, दूसरे होते हैं पर्सनल लेटर। अब ये जो अफेक्शनेट नेचर का लेटर होता है, लव लेटर, जिसमें कोई अपनी फीलिंग्स को, अपनी लव की फीलिंग्स को बताता है, ये सारे के सारे लव लेटर ही होते हैं, लव लेटर कहे जाते हैं। और लव लेटर भी पर्सनल लेटर में आ जाते हैं। पर्सनल लेटर का मतलब है किसी पर्सन को लिखा गया हो, ऑफिशियल लेटर का मतलब है किसी पर्सन को ना लिखा गया हो, किसी ऑफिस को लिखा गया हो ऑफिशियल वे में, ठीक है, किसी काम से लिखा गया हो। फॉरेन का तो अलग ही मतलब है। फॉरेन का मतलब है रिलेटेड टू द अदर कंट्री विच इज नॉट योर ओन। आपकी जो कंट्री है उसके अलावा किसी दूसरी कंट्री से रिलेट करने का मतलब फॉरेन है। ये भी यहाँ नहीं आना था। ऑफिशियल, देखिए ऑफिशियल तो आपने लिख ही दिया, फॉर्मल का मतलब ऑफिशियल होता है, तो पहली कैटेगरी आपने ऑफिशियल तो बताई दी, दूसरी कैटेगरी है पर्सनल लेटर। तो लेटर्स में भी सेट टू फॉल इनटू टू कैटेगरी, टू क्लासेस, द फॉर्मल एंड पर्सनल। एक तो फॉर्मल नेचर के होते हैं जो ऑफिशियल वे में लिखे आते हैं, दूसरे होते हैं पर्सनल नेचर के एक्शन, पर्सनल नेचर के लेटर, जो कि आप अपने फादर को लिख सकते हैं, अपने दोस्त को लिख सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को लिख सकते हैं, ठीक है, किसी ऑफिशियल पर्सन को भी लिख सकते हैं, लेकिन पर्सनल वे में लिखा, आपने पर्सन को लिखा है, पर्सन को एड्रेस किया है, ना कि उसके ऑफिस को, ना कि उसके डिपार्टमेंट को, ठीक है। ये होगी आपकी दूसरी कैटेगरी। 53 पर चल लेते हैं। ये हो गया 53। 53 आपके सामने है, सेंटेंस पढ़ेंगे, मीनिंगफुल देखेंगे कौन सा ऑप्शन होना है। फॉर्मल लेटर्स ब्लैंक दिया गया है, ऑफ, ऑफिशियल और बिजनेस मैटर्स एंड, आगे को दूसरा प्रेडिकेट दिया गया है एंड कंजंक्शन से जोड़ के, यहां पर देख लेते हैं। देखिए फॉर्मल लेटर्स आपको पता होना चाहिए कि एक नाउन फ्रेज लिखी है, नाउन फ्रेज अगर आपके सामने लिखी है तो वो सब्जेक्ट ही होगी। सिंटेक्स के हिसाब से देखें तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर हो नहीं सकती, क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव व प्रीपोजिशन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ होने का कोई स्कोप नहीं है। फिर आगे एक प्रीपोजिशन आई है और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, ऑफिशियल और बिजनेस मैटर्स। ऑब्जेक्ट को, ऑफिशियल और बिजनेस मैटर्स को जोड़ा गया है और कंजंक्शन से। चलो ठीक है, वो सिंटेक्स की बात होगी। यहाँ पर क्या आनी चाहिए भाई, सब्जेक्ट के बाद उसका प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट की मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ब, तो यहाँ पर आनी चाहिए वर्ब। वर्ब के अलावा और कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। अब देखो चारों ऑप्शन में यहाँ पर वर्ब लिखी हुई है, लेकिन चारों के मीनिंग अलग अलग है। अब मीनिंग के आधार पर तय होगा कि यहाँ पर कौन सी वर्ब लगाई जानी है, और मीनिंग के आधार पर किसी वर्ड को यहाँ पर रखने के लिए, किसी सुटेबल अप्रोप्रिएट वर्ड को यहाँ पर रखने के लिए, पहली चीज़ तो आपको पैराग्राफ का कंटेक्स्ट समझ में आना चाहिए, वो किस थीम के साथ लिखा गया है, किस तरह के मीनिंग को जनरेट करके, किस तरह की सिनेरियो को, सिचुएशन को आपको दिया गया है। उसके लिए आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़िया होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑप्शन में जो चारों वर्ब हमें दी हैं, चारों जो ऑप्शन दिए हैं, उन शब्दों के मीनिंग भी भली भांति हमें पता होनी चाहिए, उनका यूसेज पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा यूसेज होता है। ये दोनों ही तरीके हैं जिसके आधार पर आप मीनिंग
मीनिंग बेस्ड पैराग्राफ को, मीनिंग बेस्ड क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। पहला तो ये कि आपको कंटेक्स्ट समझ में आना चाहिए, वो थीम समझ में आनी चाहिए, वो सिचुएशन, वो सिनेरियो समझ में आनी चाहिए, और दूसरा ये कि इन चारों वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। देखिए पहला लिखा हुआ है डील। डील का मतलब होता है टू हैंडल, टू हैंडल समथिंग। डील का मतलब एक तो यही हो गया टू डू बिजनेस, ठीक है। दूसरा होता है टू डील समथिंग का मतलब टू हैंडल समथिंग, टू हैंडल ए सिचुएशन, टू हैंडल ए पर्सन। लेकिन डील जो है ना इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। डील के साथ हमेशा आप विद लिखा हुआ देखोगे, डील विद, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ, तो डील तो होएगी ही नहीं, ये तो खत्म हो गई। कंटेन का मतलब होता है टू हैव इनसाइड या टू इंक्लूड समथिंग। लेकिन कंटेन जो है ना ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर तो ऑफ प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, तो कंटेन भी नहीं होगा। कंटेन का मतलब टू हैव समथिंग इनसाइड। जैसे कंटेनर, कंटेन से बना है कंटेनर, तो कंटेनर क्या होता है, जिसके अंदर हम कुछ रख देते हैं। तो कंटेन का मतलब वही है, टू हैव समथिंग इनसाइड, अपने अंदर कुछ रखना, या टू इंक्लूड समथिंग। लेकिन जो भी है ये, जो भी इसका मीनिंग है, दोनों मीनिंग में से कोई भी किसी भी मीनिंग को ये ले, ट्रांजिटिव ही होती है। ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे तो ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो ये आगे नहीं। हाँ, अप्राइज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आ सकता है, लेकिन अप्राइज वर्ब का मीनिंग बहुत ही अलग है। अप्राइज वर्ब का मीनिंग है, यहां पर लिख देता हूं मैं, टू टेल समवन अबाउट समथिंग, टू टेल या टू इन्फॉर्म, ठीक है, किसी भी पर्सन को किसी चीज के बारे में सूचना देना। जैसे मैं यहां पर अप्राइज का यूज करूं किसी सेंटेंस में, जैसे मैंने लिखा अप्राइज, ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पर सी अप्राइज्ड मी ऑफ हर प्रमोशन, ठीक है। तो अप्राइज के साथ क्या आता है, अप्राइज समवन ऑफ समथिंग, ठीक है, इस तरीके से यूज होता है। अप्राइज ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद वो ऑब्जेक्ट आएगा जिस पर्सन को अप्राइज किया गया, जिस पर्सन को इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगा के हम वो इंफॉर्मेशन या वो चीज लिखेंगे जिसके बारे में अप्राइज किया गया उस पर्सन को, जिसके बारे में उस पर्सन को बताया गया। अप्राइज समवन ऑफ समथिंग, इस तरह से अप्राइज यूज होता है। यहां पर तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, किसी को इन्फॉर्म तो किया नहीं जा रहा, और उसके बाद समवन तो लिखा नहीं है, कोई पर्सन तो लिखा नहीं है, अप्राइज भी नहीं हो जाएगी, या हो जाएगी कंसिस्ट। अब देखिए कंसिस्ट वर्ब के बारे में अगर मैं बात करूं तो कंसिस्ट वर्ब भी दो सिचुएशन में यूज होती है, ठीक है। दो सिचुएशन में कह दीजिए, या दो सिमिलर जैसे, एक जैसे दिखने वाले दो मीनिंग में यूज होती है, और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रीपोजिशन आती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे आपके सामने एक सिचुएशन अज्यूम कीजिए, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है आपके सामने, ठीक है, और इस बॉक्स में 3 कलर की बॉल रखी है, एक रेड कलर की, एक ब्लू कलर की, और एक रखी है वाइट कलर की बॉल। तो मैं क्या लिखता हूं, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा यहां पर, अ बॉक्स कंसिस्ट, सिंगुलर है तो मैं क्या लिखूंगा, कंसिस्ट, एस लगा दूंगा, कंसिस्ट ऑफ आर बी एंड डब्ल्यू, ठीक है। अब यहां पर कंसिस्ट ऑफ का मतलब क्या है, टू इंक्लूड, अ बॉक्स इंक्लूड आर बी एंड डब्ल्यू। तो एक मीनिंग तो ये हो जाता है कंसिस्ट का, और उसके साथ इस सिचुएशन में ऑफ प्रीपोजिशन हम लगाते हैं। दूसरा एक तरीका और है कंसिस्ट को यूज करने का, जैसे हम लिख सकते थे आर बी एंड डब्ल्यू कंसिस्ट। अब तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो कंसिस्ट आएगा, इन प्रीपोजिशन लगाई जाएगी, कंसिस्ट इन अ बॉक्स। अब यहां पर भी कंसिस्ट का मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर वही है, ठीक है, लेकिन यहां पर टू लाई इन या टू लाई,
इन प्रीपोजिशन लगेगा इस सिचुएशन में। यहाँ पर कंसिस्ट का मतलब हो जाता है टू लाई, RBNW लाई इन अ बॉक्स। ठीक है, तो इस तरह के मीनिंग को कंसिस्ट कन्वे करता है और उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन भी आ जाती है, इन प्रीपोजिशन भी आ जाती है। कंटेक्स्ट आपको समझ में आ गया कि किस कंटेक्स्ट में हम कंसिस्ट को यूज करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कंसिस्ट यूज हो सकता है। आपने पहले वो कैटेगरीज बता दी, 2 क्लासेस बता दी, एक फॉर्मल है और एक पर्सनल है। अब कह रहे हैं कि फॉर्मल लेटर्स इंक्लूड ऑफिशियल और बिजनेस मैटर्स। ठीक है, या कंसिस्ट ऑफ, तो यहां पर आना चाहिए 53 में कंसिस्ट ऑफ, चूंकि यहां पर प्लूरल है तो कंसिस्ट सही लगाई हुई है। कंसिस्ट ऑफ ऑफिशियल और बिजनेस मैटर्स एंड आर। अब देखिए अगला देखना पड़ेगा हमें। चलो इसको पूरा ही इरेज कर देता हूं मैं, ये इतना रहने देता हूं, इतने हटा देता हूं जितना जरूरी है। ये आ गया आपके सामने 54। क्या लिखा हुआ है? फॉर्मल लेटर्स कंसिस्ट ऑफ ऑफिशियल और बिजनेस मैटर्स एंड आर टू एन एम्प्लॉयर, ऑफिशियल्स ऑफ ए डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशंस। यहां पर देखिए आर लगी हुई है और यहां पर टू यानी कि प्रीपोजिशन और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, और आपको पता है टू प्रीपोजिशन किसके लिए लगाते हैं? जब किसी डेस्टिनेशन को, लास्ट पॉइंट को रिफर करते हैं, या कोई रिसिपिएंट हो, कोई चीज़ इधर से उधर जा रही हो, मूवमेंट हो रही हो किसी भी थिंग की, तो जो उसका रिसिपिएंट होता है उस रिसिपिएंट को, रिसिपिएंट मतलब जो स्वीकार करेगा उसको रिफर करने के लिए टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर इस तरह की मूवमेंट को दिखाने वाली वर्ब कौन सी है? देखिए प्रेड, रेस्पेक्टेड, एड्रेस, टाइप, 4 वर्ब आपके सामने लिखी है। एक तो आपको यहाँ पर सिंटेक्स से हेल्प मिलेगी, आप समझ गए कि किस तरह के नेचर की वर्ब यहाँ पर आनी है, किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने वाली वर्ब आनी है। दूसरा, आपको इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए। रेस्पेक्टेड का मीनिंग आपको पता है, ऐसा तो है नहीं कि फॉर्मल लेटर्स आर रेस्पेक्टेड टू एन एम्प्लॉयर, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर सेंट लिखा होता ना, सेंट मतलब सेंट के नेचर की वर्ब यहाँ पर आनी है। 54 में जो वर्ब आनी है वो सेंट के नेचर की आनी है, सेंट के नेचर की। ठीक है, फॉर्मल लेटर्स आर सेंट टू एन एम्प्लॉयर, ऑफिशियल्स ऑफ ए डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको सिंटेक्स से? आपने देख लिया यहाँ पर टू प्रीपोजिशन और देख लिया कि ये जो है रिसिपिएंट होंगे, इनको कुछ भेजा जाएगा। क्या भेजा जाएगा? फॉर्मल लेटर्स। तो यहाँ पर तो ये इस मीनिंग को कन्वे नहीं करती। एड्रेस सेंट के मीनिंग को कन्वे करती है। एड्रेस का मीनिंग अगर मैं जानने की कोशिश करूं तो एड्रेस का मीनिंग है टू गिव, टू राइट और स्पीक टू समवन। ठीक है, अब ये टू राइट टू समवन जो लिखा है ना मैंने, टू राइट टू समवन, मैंने क्या लिखा? टू राइट और स्पीक टू समवन। तो स्पीक टू समवन तो ये ऐसे ही हो सकता है जो आपके सामने है, आपने उसको स्पीक कर दिया और आपने जो भी शब्द निकाले उसको उसने रिसीव कर लिया, तो टू प्रीपोजिशन लगा के उस रिसिपिएंट को लिख दिया। लेकिन मैं लिखता हूँ टू राइट टू समवन। टू राइट टू समवन का मतलब क्या है? किसी को कुछ लिखना। तो किसी को कुछ लिखने का मतलब है कि लेटर लिख के ही तो उसको भेजोगे, तो इस सेंस में ये आ जाती है लेटर या वगैरह, लेटर या किसी इस तरह की चीज़ों को लिखकर सेंड करने के मीनिंग में एड्रेस यूज हो जाती है। टू राइट टू समवन के मीनिंग में, टू राइट टू समवन का मतलब है टू सेंड ए लेटर टू समवन। सीधे सीधे समझिए। तो यहां पर सही वर्ब हो जानी चाहिए थी आपकी एड्रेस्ड। ये हमें मीनिंग से एड्रेस के क्लियर हो गया और वहां सिंटेक्स से भी इसका हिंट मिल गया था। परेड का मतलब ये नहीं है, टाइप का तो मीनिंग बिल्कुल ही अलग है। फॉर्मल लेटर्स परेड नहीं किए जाते, टाइप नहीं किए जाते। ठीक है, हो सकता है टाइप किए जाते हो, लेकिन इस मीनिंग में जो है हमें टाइप नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाह रहे कि हम टाइप टू एन एम्प्लॉयर, एड्रेस टू एन एम्प्लॉयर, सेंड टू एन एम्प्लॉयर, ऑफिशियल्स ऑफ ए डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो गई। आगे को देख लेते हैं, इसको मैं रेस कर देता हूँ, 55 पे चल लेते हैं। 55 में क्या आना चाहिए? ठीक है, लेटर्स टू द, फिर एक ब्लैंक दिया हुआ है, ऑफ अ न्यूज़पेपर आल्सो बिलोंग टू दिस क्लासेस। दिस क्लास है ना, दिस सिंगुलर है तो क्लास भी सिंगुलर, मतलब दिस एक ऐसा डिटरमिनर जो सिंगुलर क्लास के साथ आता है।
अब देखो पब्लिशर लिखा है यहाँ पर, पब्लिशर का मतलब क्या होता है, पब्लिशर बना है पब्लिश से, और पब्लिश का मतलब होता है टू मेक समथिंग पब्लिक, और समथिंग का मतलब कोई बुक, कोई मैगजीन, कोई भी लेटर या कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिक कर देना, सबके सामने उस इंफॉर्मेशन को ला देना, टू मेक सम इंफॉर्मेशन पब्लिक, ये होता है पब्लिश का मतलब। पब्लिश किन चीज़ों को क्या आता है, कोई किताब होती है, कोई मैगजीन, कोई न्यूज़पेपर होता है, उनको पब्लिश किया जाता है, मतलब पब्लिक के सामने उस इंफॉर्मेशन को लाया जाता है। तो पब्लिशर यहाँ पर हो सकता है, लेटर्स टू द पब्लिशर ऑफ ए न्यूज़पेपर आल्सो बिलोंग टू दिस क्लासेस। ठीक है, एक ये ऑप्शन पॉसिबल है। दूसरा देख लेते हैं, सेल्समैन। देखिए सेल्समैन तो नहीं, सेल्समैन इस कंटेक्स्ट में सही नहीं है। न्यूज़पेपर का जो सेल्समैन होता है उसको कोई लेटर वेटर नहीं लिखा जाता, और लेटर लिखा भी जाता है तो ज़रूरी नहीं है फॉर्मल लेटर में आएगा, वो तो पर्सनल लेटर में आ जाएगा, किसी आपने पर्सन को ही लिखा है। और उसी प्रकार से जो पब्लिशर होता है, पब्लिशर का मतलब क्या हो सकता है, पब्लिशर का मतलब या तो पब्लिशिंग कंपनी को रिफर किया जा रहा है, पब्लिशर लिख के या तो पब्लिशिंग कंपनी को रिफर किया जा रहा है, या फिर उस पर्सन को रिफर किया जा रहा है जो उस पब्लिशिंग कंपनी को हेड करता है, चलाता है, उसका जो डायरेक्टर है। अब उस डायरेक्टर को भी अगर लेटर लिख रहे हो तो भी आप एक पर्सन को ही लिख रहे हो, ये भी एक तरह का पर्सनल लेटर ही हो गया। देखिए पर्सनल लेटर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी पर्सनल फीलिंग को कन्वे करे, पर्सनल लेटर का मतलब है आप पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हो। आप किसी को भी लेटर लिखो, उसके अगर आप उस केवल ये चाहते हो कि वो पर्सन उस लेटर को पढ़े तो वो पर्सनल लेटर है। ठीक है, तो ये तो दोनों पर्सनल लेटर में आ गए। एडिटर, देखिए एडिटर जो है ना, लेटर्स टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का एडिटर होता है, न्यूज़पेपर का एक एडिटर होता है। एक्चुअली में न्यूज़पेपर में क्या छपना है, कितना छपना है, क्या इन्फॉर्मेशन रिलीवेंट है, क्या इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्या इन्फॉर्मेशन सही है, क्या इन्फॉर्मेशन गलत है, लेटर्स उसका न्यूज़पेपर का एक एडिटर होता है। उस एडिटर को जो लिखे जाने वाले लेटर हैं वो भी ऑफिशियल यानी कि फॉर्मल लेटर में आ जाते हैं, ये कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ऐसा होता है कि एडिटर एक पर्सन है, एडिटर एक पर्सन है, लेकिन उस पर्सन को लिखा गया लेटर भी इसी कैटेगरी में आता है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होना चाहिए एडिटर। प्रिंटर का तो मतलब ये अलग है, प्रिंटर तो एक मशीन होती है जो प्रिंट करती है। ठीक है, लेटर्स टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर ऑल्सो बिलोंग टू दिस क्लास, ये हो गया आपका 55। एडिटर का हिंदी में मतलब होता है संपादक, मेरे ख्याल से हाँ यही होता होगा। हिंदी काफ़ी टाइम से पढ़ी नहीं है तो काफ़ी यादें धुंधली हो गई हैं हिंदी की, बट मेरे ख्याल से यही होता होगा। ये हो गया आपके सामने 55। 56, इनफैक्ट ऑल ब्लैंक दिया हुआ आपको, यूजिंग फॉर्मल पैटर्न इज ऑफ दिस कैटेगरी। देखिए ऑल के बाद ऑल में ब्लैंक है और इन चारों ऑप्शन में से भरना है आपको। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है लेटर्स। चलो यहां बता देता हूं, करस्पॉन्डेंट के एक से ज़्यादा मीनिंग पॉसिबल है। जिन शब्दों के एक से ज़्यादा मीनिंग पॉसिबल है ना, उनके साथ थोड़ा सावधान रहा करो, सारे मीनिंग एक बार देख लिया करो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा करस्पॉन्डेंस, ठीक है, तो एक मीनिंग तो इसका यही हो गया लेटर्स, और लेटर्स में से भी स्पेशली फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर, एक ही बात है फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर्स। ठीक है, ऑफिशियल लेटर्स को करस्पॉन्डेंस ही बोला जाता है। दूसरा इसका मीनिंग हो गया द एक्शन ऑफ राइटिंग, द एक्शन ऑफ राइटिंग, सेंडिंग और रिसीविंग, RECIVING, रिसीविंग लेटर्स। ठीक है, द एक्शन ऑफ राइटिंग, सेंडिंग और रिसीविंग लेटर्स, और की जगह एंड लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो एक्शन होता है किसी को सेंड करना, लिखना, रिसीव करना, ये सारा का सारा क्या कहा जाता है, करस्पॉन्डेंस कहा जाता है। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। तो यहाँ पर क्या रिफर किया जा रहा है, देखिए एक्चुअली में आना तो यही मीनिंग चाहिए, लेकिन हमें बाकी ऑप्शन भी देख लेने चाहिए। राइटिंग,
क्या इनफैक्ट ऑल राइटिंग यूजिंग फॉर्मल पैटर्न? नहीं, ऑल राइटिंग को तो हम इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं कर सकते। हाँ, ऑल करस्पोंडेंस को जो फॉर्मल पैटर्न की होती हैं हम उसको फॉर्मल कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन ऑल राइटिंग को तो नहीं लिख सकते। सारी की सारी जो राइटिंग होती हैं फॉर्मल पैटर्न की वो फॉर्मल लेटर्स नहीं होती, ये समझो। कॉलम्स का मतलब क्या है, आर्टिकल्स का क्या मतलब है? देखिए, कॉलम्स और आर्टिकल्स मैंने यहाँ पर इस आपके हेल्प के लिए एक ये भी लगवाया है। ये कॉलम है और ये आर्टिकल है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको पूरे को इरेज कर ही देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक कॉलम है और ये आपके सामने एक आर्टिकल है, न्यूज़पेपर में छपे हुए, द हिंदू न्यूज़पेपर के दोनों हैं। अब देखिए, जो आर्टिकल होता है ना वो किसी राइटर की ओपिनियन होता है जो एडिटोरियल में छपता है, और इसका कुछ पता नहीं कौन कब आएगा, मतलब किस राइटर की ओपिनियन कब आएगी। कोई भी हो सकता है। अगर आपकी कोई ओपिनियन है किसी इशू के बारे में तो आप उसको लिख कर किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को भेज सकते हैं। एडिटर को लगेगा कि वो जो आपने ओपिनियन अपनी दी है किसी भी इशू पर, किसी भी मुद्दे पर, वो सही है, रिलेवेंट है, यूजेबल है, तो वो उसको छाप देंगे। लेकिन ये जो कॉलम होते हैं ना, ये भी ओपिनियन ही होते हैं, लेकिन ये रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग का मतलब ये बार बार होने वाले न्यूज़ लेटर्स होते हैं, मतलब कि बार बार दी जाने वाली फैसिलिटी होती है। किसी भी राइटर को किसी भी न्यूज़पेपर में एक कॉलम प्रोवाइड कर दिया जाता है कि इतने शब्दों का आपका एक कॉलम है और आपको हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको इसमें लिखना है कुछ, और इस इशू पर लिखना है या उस इशू पर लिखना है। इनको कहते हैं कॉलम। ठीक है, तो कॉलम और आर्टिकल का कुछ पता नहीं कब आएगा। ये रिकरिंग नेचर के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब जैसे ये लिखा है प्रशांत भूषण ने, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है, द चेकर्ड लीगेसी ऑफ ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था। प्रशांत भूषण के आर्टिकल अब फिक्स थोड़ी है कब आने हैं, कभी वो आ जाते हैं महीने में 2 बार, कभी वो 6 महीने तक नहीं आते, कभी वो 1 साल तक नहीं आते। वो तो प्रशांत भूषण पे डिपेंड करता है कि वो लिख के दे ना दे। लेकिन यहाँ पर ये जो कॉलम लिखा गया है, ये किसने लिखा है? अभिनव कुमार और सीमा सिंह ने। अब अभिनव कुमार और सीमा सिंह को द हिंदू न्यूज़पेपर ने अपने न्यूज़पेपर में एक जगह दे दी कि इतनी जगह आपकी है, आप बार बार हमें लिख के दो। बार बार से मतलब कुछ तय हो गया होगा उनका कि महीने में 4 बार आपको हमें अपनी ओपिनियन लिख के देनी है इन इशूज़ पर। जैसे यहाँ पर इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दी है, तो इनको दिया गया होगा कि किसी भी लॉ से रिलेटेड आपको लिख कर देना है। तो ये जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो रिकरिंग नेचर के बार बार नेचर के होते हैं, इनको कॉलम बोला जाता है। इतना डिफरेंस होता है इनमें। होती ये भी एक तरह से ओपिनियन है, ये एक्चुअली में पर्सनल ओपिनियन होती है, और यहाँ पर जो लिखी हुई है ये भी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, लेकिन इनमें फैक्ट्स को ज़्यादा डाला जाता है। इनका काम ज़्यादा होता है कि जो कोई भी एक इशू है उस इशू पे प्रकाश डालना, उसको एनलाइटन करना कि ये चीज़ ऐसी है, और इसका काम तो बिल्कुल ही अलग होता है। यहाँ पर तो ये तो राइटर की ओपिनियन है, ये तो किसी भी पर्सन को अपनी ओपिनियन बताने जैसा है। ये इतने डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन तो आपको पता है करस्पॉन्डेंस हो जाना था। कॉलम्स और आर्टिकल्स, ऐसा नहीं है कि हम ऑल कॉलम्स यूजिंग फॉर्मल पैटर्न इज ऑफ दिस कैटेगरी है, ऑल आर्टिकल्स यूजिंग फॉर्मल पैटर्न इज ऑफ दिस कैटेगरी, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कॉलम और आर्टिकल सही ऑप्शन नहीं है, सुटेबल ऑप्शन नहीं है। राइटिंग तो बिल्कुल नहीं था। करस्पॉन्डेंस मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ऑल लेटर्स यूजिंग फॉर्मल पैटर्न इज ऑफ दिस कैटेगरी। किस कैटेगरी की? फॉर्मल लेटर्स की। ठीक है, इतना हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। 56 हो गया ये आपके सामने, और अब चल लेते हैं 57 पर। ये क्या लिखा हुआ है? द ब्लैंक लगा हुआ है, ब्लैंक लगा हुआ है तो यहाँ पर डिटर्मिनर हो गया, ये डिटर्मिनर है, ये आर्टिकल, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? नाउन। अब देखिए चारों के चारों आपको नाउन दिखे हुए हैं। हैज़ यहाँ पर एक ऐसी वर्ब है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगी, तो चारों के चारों ही सिंगुलर है। तो सिंटेक्स से तो कोई हेल्प मिलनी नहीं है। मीनिंग देखिए, द हैज़ टू बी प्रिसाइजली स्टेटेड। पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्शन, दूसरा ऑप्शन है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म जो वर्ड है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं।
ऑब्जेक्शन का तो मीनिंग तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्शन का मतलब विरोधी होता है एक तरह का, अपोज, किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट करना मतलब अपोज करना, उसका विरोध करना कि ये ठीक नहीं है, ये हटाओ, ये मत करो। क्रिटिसिज्म, अभी जो क्रिटिक वर्ड है, क्रिटिक, इसको पकड़ लीजिए पहले, ये रूट वर्ड है और ये एक नाउन है। क्रिटिक का मतलब होता है समवन हु गिव्स हर और हिज ओपिनियन अबाउट समथिंग, अबाउट समथिंग, ठीक है। अब इस क्रिटिक से ही बना है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज हो गई वर्ब, ठीक है। मीनिंग यही रहेगा, क्रिटिसाइज का मतलब टू गिव ओपिनियन अबाउट समथिंग, टू से दैट समथिंग इज गुड और बैड, समथिंग इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। आलोचना करना, कहना किसी चीज़ के बारे में कि ये सही है गलत है, या अपनी ओपिनियन देना उस चीज़ पर, ये होता है क्रिटिसाइज। तो वही सिमिलर मीनिंग है, फंक्शन चेंज हो गया, वर्ब हो गई। इस क्रिटिक से ही बन जाएगा क्रिटिकल। क्रिटिकल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, इसी सेम मीनिंग को कन्वे करते हुए। कोई भी ऐसा आर्टिकल, कोई भी ऐसी वर्ड, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो किसी को क्रिटिसाइज करे, उसके बारे में ओपिनियन देता हो, ये कहता हो कि ये सही है गलत है, उसको क्रिटिकल कह सकते हैं। और इसी से बन जाएगा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म हो गया इस एक्टिविटी को, इस पूरे एक्शन को, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रिटिसिज्म, आलोचना, मतलब नाउन। लेकिन इसके, ये तो हो गया, सीधी बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो वर्ड क्रिटिकल है, ये जो एडजेक्टिव है, इस मीनिंग को तो कन्वे कर ही रहा है। इसके अलावा क्रिटिकल के एक दो मीनिंग और हैं, यहाँ को अलग से इस साइड में को बता दे रहा हूँ। क्रिटिकल इस मीनिंग को कन्वे करने के साथ साथ एक दो मीनिंग में अलग और यूज हो जाता है। जैसे क्रिटिकल का एक मतलब तो यही हो गया, क्रिटिकल का मतलब होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट या ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट, ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की किसी चीज़ को क्रिटिकल कह दिया जाता है, इंपॉर्टेंस। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकता हूँ, योर सपोर्ट इज वेरी क्रिटिकल टू आवर प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पर क्रिटिकल का मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। एक मीनिंग और आ जाता है क्रिटिकल का निकल कर, क्रिटिकल जो एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली सीरियस, ठीक है, एक्सट्रीमली सीरियस। और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर, क्रिटिकल कंडीशंस, ये देखा होगा आपने, क्रिटिकल कंडीशंस, क्रिटिकल सिचुएशन, यानी कि एक्सट्रीमली सीरियस कंडीशन। या मैं यहाँ पर लिख दूँ क्रिटिकल इंजरी, ये सुना होगा आपने, क्रिटिकल इंजरी का मतलब एक्सट्रीमली सीरियस इंजरी, सीरियस हालत में, सीरियस कंडीशन में है। तो इस तरह से जो है ये नाउन, और क्रिटिकल हो जा रहा है एडजेक्टिव, उस इंजरी की सीरियसनेस को दिखाने के लिए कि वो कितनी ज़्यादा है। ये हो गया 57 आपका क्रिटिसिज्म ऑप्शन का मतलब ये हो गया। अब देखिए क्रिटिसिज्म का यहाँ पर कोई सीरियसनेस तो दिखाई नहीं जा रही है लेटर की, ऐसा तो है नहीं कि क्रिटिसिज्म तो वैसे भी सीरियसनेस को बता नहीं सकता, वो क्रिटिकल एडजेक्टिव है जो सीरियसनेस को बताता है। अब क्रिटिसिज्म जो है नाउन है, इसका मतलब है आलोचना। तो ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म तो दोनों एक जैसी ऑप्शन हो रहे हैं, ये सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले ऑप्शन नहीं हो रहे हैं भाई। हाँ ठीक है, सिमिलर मीनिंग कह सकता हूँ मैं, सेम मीनिंग नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि क्रिटिसिज्म एक डायरेक्ट ऑब्जेक्शन नहीं होता किसी चीज़ को। अगर आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं तो हो सकता है आपको उसमें से कुछ बातें सही लगती हो लेकिन बाकी चीज़ें गलत लगती हो। तो ऑब्जेक्शन का मतलब पूरी तरह से किसी चीज़ का विरोध करना होता है, अपोज करना होता है, तो सिमिलर मीनिंग में कहा जा सकता है। लेकिन क्या दोनों ही मीनिंग कंटेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पर सुटेबल हो सकता है? जिस मीनिंग में, जिस थीम में पैराग्राफ को लेकर चल रहा है, अचानक से ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म को लेकर आ गए। अभी तो हम फॉर्मल पैटर्न की बात कर रहे थे, अभी हम कह रहे हैं कि कुछ है जो प्रिसाइजली स्टेटेड होना चाहिए। प्रिसाइजली स्टेटेड मतलब एक्यूरेटली, प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेटली,
प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेट, और प्रिसाइजली का मतलब हो गया एक्यूरेटली। स्टेटेड का मतलब लिखा जाना चाहिए, कहा जाना चाहिए। कथन, स्टेटमेंट का मतलब कथन होता है, स्टेट का मतलब टू से समथिंग, टू स्टेट का मतलब टू से समथिंग। तो प्रिसाइजली स्टेटेड का मतलब है कि एक्यूरेटली स्टेट किया जाना चाहिए, एक्यूरेटली कहा जाना चाहिए। तो क्रिटिसिज्म और ऑब्जेक्शन तो ऐसा नहीं हो गया कि थीम से अलग हट के वर्ड आ गए। भाई आलोचना की अभी तक कोई बात नहीं हो रही थी, अब आपने यहाँ पे आलोचना लगा दी, विरोध लगा दिया। तो ये दोनों ऑप्शन तो सुटेबल मेरे को लग ही नहीं रहे हैं, थीम से अलग हटकर है। इसीलिए ज़रूरत पड़ती है हमें कंटेक्स्ट को, थीम को पहचानने की कि किस कंटेक्स्ट में किस थीम के साथ पैराग्राफ चल रहा है। ऐसे, ऐसे का मतलब क्या होता है भाई? ऐसे का मतलब होता है राइटिंग ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी इशू पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको हम ऐसे कहते हैं। ठीक है, रिटन समथिंग ऑन एनी सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? ऐसे हो जाना चाहिए। लैंग्वेज को भी नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर, लैंग्वेज तो बिल्कुल अलग ही चीज़ है यहाँ पर। तो लैंग्वेज के यूज़ पर बात हो रही है, लैंग्वेज का यूज़ ही तो है लेटर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि द लैंग्वेज हैज़ टू बी प्रिसाइजली स्टेटेड, द एसे हैज़ टू बी प्रिसाइजली स्टेटेड। मतलब जो भी आप लिख रहे हो, जो भी किसी सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हो, वो प्रिसाइजली स्टेटेड होना चाहिए, वो एक्यूरेटली, सही शब्दों में उसको बताया जाना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर सही ऑप्शन है बाकी ऑप्शन की तुलना में ही। वो तो दोनों अलग ही हो गए थे, लैंग्वेज भी एकदम अलग से चला गया। ऐसे बिल्कुल सही है इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए। आगे देख लेते हैं, 57 हो गया। 58, इट मस्ट बी ब्लैंक इन स्टाइल एंड क्वाइट। फिर उसके बाद 59 पर ब्लैंक है। देखिए लूसिड का मतलब होता है क्लियर, क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड। और हाई का तो हाई तो है ही नहीं यहाँ पे, कंटेक्स्ट में नहीं हो रहा। हाई इन स्टाइल, मतलब हाई इन स्टाइल का क्या मतलब है? लेटर में कोई हाई स्टाइल क्या हो सकता है? नहीं, मीनिंगफुल ही नहीं है। फ्लोरिड का मतलब है फ्लोरी, फ्लोरी इन स्टाइल, या इलेबोरेटली डेकोरेटेड। ठीक है, हाईली डेकोरेटेड लिख देता हूं मैं, हाईली डेकोरेटेड। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने लेटर को डेकोरेट करना है, उसमें फूल पत्तियों से उसको सजाना है, फ्लोरी उसको बनाना है। तो फ्लोरिड भी गलत हो गया यहाँ पे। और डेस्क्रिप्टिव का मतलब होता है सैड और रिटन इन डिटेल, या डिस्क्राइबिंग समथिंग इन डिटेल। डिटेल में किसी चीज़ के बारे में आपने कुछ कह दिया, कुछ लिख दिया, तो आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया। और डिस्क्राइब वर्ब हो गई, और डिस्क्राइब से ही बना डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव एक एडजेक्टिव है, और डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है टू सैड और मतलब डिस्क्रिप्टिव का मतलब सैड और रिटन इन डिटेल। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको लिखा गया हो, कहा गया हो डिटेल में, उसको डिस्क्रिप्टिव कह सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जब आपको लेटर जो लिखना है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। आप टू द पॉइंट अपनी बातों को लिखिए, वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, क्लियर हो। यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? लूसिड होना चाहिए। आपने जो भी लिखा टू द पॉइंट लिखिए चीज़ों को। लेटर कोई बहुत बड़ा नहीं होता, एक ही पेज पे लेटर शुरू होकर ख़त्म हो जाता है। और कोई 4-5 पेजेस का लेटर कोई पढ़ना पसंद भी नहीं करता जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। तो आप टू द पॉइंट चीज़ों को लिखिए, लेकिन लूसिड हो, क्लियर हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो। डिस्क्रिप्टिव का यहाँ पर मीनिंग जस्टिफाइबल नहीं है। तो इट मस्ट बी लूसिड इन स्टाइल, यानी कि क्लियर हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो। 58 हो गया आपका। 59 देख लेते हैं, क्या लिखा है? क्रिटिकल, क्रिएटिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। इट मस्ट बी लूसिड, यहाँ पर आ गया लूसिड, LUCID। इट मस्ट बी लूसिड इन स्टाइल एंड क्वाइट, एडवर्ब हो गया। अब क्वाइट देखिए एडवर्ब लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए। और क्वाइट का मतलब है ऑलमोस्ट या एब्सोल्यूटली। ठीक है, क्वाइट का मतलब है एब्सोल्यूटली या कंप्लीटली। ऑलमोस्ट सही नहीं रहेगा, कंप्लीटली लिखिए यहाँ पर, कंप्लीटली। ठीक है, ये दोनों मीनिंग को ज़्यादा कन्वे करता है क्वाइट। ऑलमोस्ट तो कहीं एक सिंटेक्स में हो जाता होगा। इट मस्ट बी लूसिड इन स्टाइल एंड क्वाइट क्रिटिकल। देखिए फिर आप क्रिटिकल को ले आए।
क्रिटिकल का मतलब या तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, एक्सट्रीमली सीरियस हो सकता है, या क्रिटिसाइजिंग समथिंग, किसी चीज़ की आलोचना करते हुए हो सकता है। तो यहाँ पर तो आलोचना जैसा किया नहीं जा रहा। फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर्स तो आलोचना करने के लिए लिखे नहीं जाते हैं, वो तो सीधे काम करवाने के लिए लिखे जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर क्रिटिकल मीनिंगफुल होगा, जस्टिफाइबल ही नहीं है। क्रिएटिव का मतलब है समथिंग न्यू। तो लेटर में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि उसमें कोई नई चीज़ आएगी, कुछ अपने क्रिएट करके तो उसमें लिखना नहीं होता है। क्रिएटिव भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है बेस्ड ऑन योर पर्सनल थॉट्स, बेस्ड ऑन योर पर्सनल फीलिंग्स। तो जब आप किसी को लेटर लिख रहे हैं तो पर्सनल लेटर में ऐसा हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी सब्जेक्टिव चीज़ें आ जाएं, आपने अपनी पर्सनल फीलिंग्स लिख दी, आपने पर्सनल इमोशंस लिख दिए। लेकिन अगर आप ऑफिशियल लेटर की बात कर रहे हैं तो ऑफिशियल लेटर में तो पर्सनल फीलिंग्स या पर्सनल इमोशंस की कोई जगह नहीं है। वो तो टू द पॉइंट चीज़ें जो ऑफिशियल काम के लिए ज़रूरी है वही होनी चाहिए। तो सब्जेक्टिव भी नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट्स not influenced by personal thoughts। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो फैक्ट्स हैं, जो रिलीवेंट फैक्ट्स हैं, जो रिलीवेंट रियलिटी चीज़ें हैं, उन पर बेस्ड होना चाहिए। उनको आप कहो, उनको आप पूछो, और आपकी पर्सनल थॉट से, आपकी पर्सनल फीलिंग से लेटर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इट मस्ट बी क्लियर इन स्टाइल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्वाइट ऑब्जेक्टिव। जो काम की चीज़ें हैं वो लिखो, अपनी पर्सनल बातों को उसमें मत घुसाओ, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव सही ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो 60वां ऑप्शन है, यहाँ पर इन्होंने किरण पब्लिकेशन वालों ने मुझे लगा गड़बड़ी कर दी। देखो इट मस्ट बी, यहाँ पर लूसिड आ गया था, अभी मैं ये दोबारा बता देता हूँ। इट मस्ट बी लूसिड इन स्टाइल एंड क्वाइट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है? नो एलिमेंट हैज़ एनी प्लेस इन इट। डिविसिव का मतलब क्या होता है? डिविसिव का मतलब होता है डिवाइडिंग नेचर का, जो किसी को डिवाइड कर दे, जो लोगों को उनके मतों के आधार पर डिवाइड कर दे। जैसे कम्युनल स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस क्या होते हैं, धर्म विरोधी बातें बोल देते हैं या जाति विरोधी बातें बोल देते हैं, किसी कम्युनिटी के विरोध में बातें बोल देते हैं, तो वो क्या होते हैं? डिविजिव स्टेटमेंट होते हैं। कुछ बुक्स, कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिविजिव नेचर की होती हैं। डिविजिव का मतलब है को टेंडिंग, डिविजिव का मतलब मैं बता देता हूँ, टेंडिंग टू कॉज डिसएग्रीमेंट अमंग या बिटवीन पीपल, या डिसएग्रीमेंट भी लिख दिया। हॉस्टिलिटी का मतलब शत्रुता। ठीक है, हॉस्टिलिटी का मतलब एक विरोधाभास, एनिमिटी। टेंडिंग टू कॉज डिसएग्रीमेंट और हॉस्टिलिटी अमंग या बिटवीन पीपल। तो इस नेचर की जो चीज़ें होती हैं वो डिविजिव होती हैं, जो डिवाइड कर दें, लोगों को बांट दें, हिंदू मुस्लिम बांट दिया, ठीक है, जाति के आधार पर बांट दिया। इस तरह की चीज़ें इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। दूसरी सोसाइटी में दूसरी तरह की डिविजिव चीज़ें हो सकती हैं। विक्ड का मतलब क्या है? विक्ड का मतलब है मोरली रॉन्ग और बैड, ठीक है, या इविल, जो इविल नेचर की हो। इविल का मतलब भी वही होता है, मोरली रॉन्ग और बैड। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर डिविजिव एलिमेंट की बात आ गई या विक्ड की बात आ गई, ये भी थीम से बाहर चले गए वर्ड। पर्सनल यहाँ पर सही होना चाहिए। देखिए आपने क्या लिखा था, आपने थोड़ी देर पहले लिखा था इट मस्ट बी लूसिड इन स्टाइल एंड क्वाइट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लिखकर आपने बताया था कि बेस्ड ऑन रियल फैक्ट होना चाहिए, उसमें पर्सनल थॉट्स नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव लिख के आपने यही तो बताया था। तो इसी इंफॉर्मेशन को, इस क्वाइट ऑब्जेक्टिव वाली जो इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर इस फ्रेज के द्वारा, इसी इंफॉर्मेशन को फर्दर ऐड करने के लिए या इसी इंफॉर्मेशन में फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, इसी इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर लिखा गया है नो पर्सनल एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है? नो पर्सनल एलिमेंट।
ये सही ऑप्शन होना चाहिए। ये किरण पब्लिकेशन वालों ने अनटाइडी लगाया हुआ है। अनटाइडी का मीनिंग अगर आप देखते हो डिक्शनरी पर डालकर तो बड़ा अलग सा मीनिंग है। टाइडी, TIDY, टाइडी का मतलब होता है ऑर्डर्ड और अरेंज्ड इन अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब देखने में, वो चीज़ें जो देखने में ऑर्डर्ड हो, अरेंज हो, उनको बोलते हैं टाइडी। जैसे आप किसी के रूम में गए, वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें अपनी सही जगह पर रखी हुई हैं। तकिया बिल्कुल सही जगह रखा है, मेज कुर्सी सही जगह रखी हैं, ठीक है, किताबें बिल्कुल एक के ऊपर स्टैक में रखी हुई हैं, और भी अगर दो चार चीज़ें हैं, जूतों का जहाँ होना चाहिए वो वहीं है रैक में, चादर बिल्कुल सही है, कोई भी आलतू फालतू चीज़ इधर उधर नहीं पड़ी। मतलब सारी चीज़ें ऑर्डर में रखी गई हैं, अरेंजमेंट में रखी गई हैं, जिस ऑर्डर में जिस अरेंजमेंट में उन्हें होना चाहिए। तो आपका बोलोगे टाइडी रूम। लेकिन आप किसी हॉस्टल में रहने वाले किसी लड़के के रूम में चले जाओ, उसके रूम को आप देखोगे तो सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी होंगी। तकिया इधर पड़ा होगा, पुस्तकें इधर पड़ी होंगी, एक जूता यहाँ पड़ा होगा, एक जूता वहाँ दरवाजे के बीच में छुपा हुआ पड़ा होगा, और भी एंड शंट चीज़ें पड़ी होंगी, मतलब सब उथल पुथल पड़ा होगा। उसको आप बोलते हैं अनटाइडी रूम। ठीक है, अनटाइडी का मतलब नॉट टाइडी, अनटाइडी का मतलब नॉट टाइडी। तो यहाँ पर अपीयरेंस की बात है, यहाँ पर जो चीज़ों को ऑर्डर या अरेंजमेंट किया गया है। टाइडी का मतलब है ऑर्डर्ड और अरेंज इन अपीयरेंस, ठीक है, नॉट इन रीडिंग और राइटिंग। तो यहाँ पर ये अनटाइडी और टाइडी का हम यूज़ करेंगे तो अपीयरेंस में, देखने में जो चीज़ें ऑर्डर्ड हो, हमें दिखने में जो चीज़ें ऑर्डर्ड हो, अरेंज हो, वहाँ पर हम टाइडी या अनटाइडी का यूज़ करते हैं। लेटर में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था पर्सनल, यहाँ पर सही वर्ड होता। अगर SSC ने ये अनटाइडी आंसर दिया भी होगा इस क्लोज टेस्ट में तो ये विवादित रहा होगा। बहुत समय पहले की बात होगी, बहुत पुराना क्लोज टेस्ट है, तो उस समय ये विवादित रहा होगा। यहाँ पर पर्सनल ऑप्शन ज़्यादा सही लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है क्वाइट ऑब्जेक्टिव। इसी इंफॉर्मेशन को फर्दर ऐड करने के लिए, इसी इंफॉर्मेशन में फर्दर इंक्रीमेंट के लिए यहाँ पर पर्सनल होना चाहिए। नो पर्सनल एलिमेंट हैज़ एनी प्लेस इन इट। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोज टेस्ट नंबर 6, 51 से 60 तक के सेंटेंस। अगर आपको ग्रामेटिकल या अनग्रामेटिकल किसी भी पार्ट से कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।